हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुधीर है और मेरी उम्र 21 साल है। हमारा घर 2 मंजिलों का था। नीचे हम रहते थे और ऊपर हम हमेशा किराएदार रखते थे। पिछले कुछ महीनों से मेरी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए ऊपर का कमरा खाली किया गया था। कुछ ही दिनों में दीदी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। शादी का समारोह पूरा हुए 2 महीने हो चुके थे, इसलिए मेरी मां ने उस कमरे को फिर से किराए पर देने का फैसला किया। रोज कई लोग उस कमरे को देखने आ रहे थे, लेकिन मेरी मां ने फैसला किया था कि वो कमरा केवल एक परिवार को ही देंगी, क्योंकि कॉलेज के छात्रों को कमरा देने पर वो बहुत शोर करते हैं और समय पर किराया भी नहीं देते हैं। कुछ दिनों बाद एक फैमिली किराएदार के रूप में हमारे घर आई। वो परिवार बहुत सीधा साधा और शिष्टता से भरपूर था। उसमें माँ बाप और प्रीति नाम की उनकी बेटी थी। प्रीति की उम्र थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वो बहुत ही होशियार और गुणवान थी। उसे पढ़ाई करने और किसी ऊंचे पद की नौकरी करने की बहुत इच्छा थी, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसके माता पिता ने कई बार उसे शादी के लिए कहा था, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि पहले मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर मैं शादी के बारे में सोचूंगी। प्रीति के माता पिता भी उसके सपनों का समर्थन करते थे। प्रीति सच में बहुत पढ़ाकू लड़की थी। वो हर साल कॉलेज में टॉप करती थी। प्रीति अपनी पढ़ाई में इतनी मगन रहती थी कि कभी-कभी तो मुझे भी उस पर बहुत गर्व होता था। दूसरी तरफ मैं भी पिछले 1-2 साल से परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं, खासकर इंग्लिश की वजह से मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही थी। एक शाम की बात है, मैं और मेरी मां घर में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी प्रीति हमारे घर आई। वो पिछले महीने का किराया देने आई थी। उसने मेरी मां के हाथों में किराया पकड़ाया और जाने लगी। तभी मेरी मां ने उससे पूछा कि प्रीति, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रीति हंसते हुए बोली, हाँ आंटी, बहुत अच्छी चल रही है। उसकी बात सुनकर मेरी मां को अचानक से एक आइडिया आया। वो बोली, प्रीति, हमारा सुधीर भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे अंग्रेजी में थोड़ी मदद की जरूरत है। अगर तुम उसे पढ़ाओगी तो उसे बहुत फायदा होगा। प्रीति बोली कि मुझे सुधीर की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसे पढ़ाते समय मेरा भी अभ्यास हो जाएगा। मेरी मां ने तुरंत तय किया कि कल से सुधीर तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम उसे पढ़ा देना। प्रीति बोली कि ठीक है आंटी, और वैसे भी मैं दिन भर अकेले पढ़ाई करती रहती हूं। अगर सुधीर भी मेरे साथ पढ़ाई करेगा तो इसमें हम दोनों का फायदा होगा। फिर दूसरे दिन तय समय के अनुसार मैं प्रीति के पास कुछ किताबें लेकर गया। वो कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था, इसलिए मैंने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी। उसका ध्यान मेरी ओर गया। वो तुरंत उठी और हंसते हुए बोली कि आओ सुधीर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उसने मुझे बैठने के लिए कुर्सी दी। वह बोली कि क्या मैं पूछ सकती हूं कि तुम कब से तैयारी कर रहे हो? मैंने बताया, मैं पिछले 1 साल से कुछ किताबें पढ़ रहा हूं। इस पर वो हंसते हुए बोली कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तुम पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रीति सच में बहुत होशियार थी। वो अलग अलग विषयों पर मुझे भरपूर जानकारी देती थी। उसके बोलने और समझाने के अंदाज से मुझे उसके ज्ञान का पता चल जाता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि प्रीति, मुझे तो इन सब बातों की बहुत कम जानकारी है। वो बोली कि तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी और फिर तुम भी आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करोगे। प्रीति घर पर अकेली रहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों नौकरी के लिए सुबह ही बाहर चले जाते थे और शाम को वापस घर लौटते थे। मुझे सुबह, दोपहर, शाम या जब भी समय मिलता था, मैं उसके घर पढ़ाई करने चला जाता था। अब हमारे बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। प्रीति बहुत खूबसूरत थी। उसके काले लंबे बाल, पतली कमर और चांदी सा चमकता रंग उसे और भी खूबसूरत बना देते थे। गले के नीचे से वो इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए।
वो हमेशा पंजाबी सूट पहनती थी और दुपट्टे के इस्तेमाल से उसकी सुंदरता और भी निखर कर सामने आती थी। कुछ महीनों बाद बैंक में एक अच्छे पद की नौकरी के लिए वैकेंसी निकली थी, इसलिए हम दोनों उस परीक्षा की तैयारी करने में लग गए थे। मुझे बैंकिंग क्षेत्र की नौकरियां ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। एक दिन कुछ काम के चलते मुझे उसके घर पढ़ाई के लिए जाने में देर हो गई। करीब 2 बजे जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि उसका दरवाजा खुला था। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वो झाड़ू लगा रही थी। वो झाड़ू लगाने में इतनी व्यस्त थी कि उसे मेरे आने का पता ही नहीं चला। वो झाड़ू लगाते समय नीचे झुकी हुई थी और उसने अपने कंधे पर दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। हालांकि मैं देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन अचानक से मेरा ध्यान उसकी सुंदरता पर चला गया। उसे देखकर मैं कुछ पलों के लिए स्थिर हो गया। उस पल मुझे समझ में आया कि मुझे अपना ध्यान कहीं और नहीं लगाना है। मैंने तुरंत खुद को संभाला और उसे आवाज दी कि प्रीति, मैं आ गया। उसके बाद उसका ध्यान मेरी तरफ गया। वो मेरी तरफ देखकर बोली कि अरे, आज तो तुम काफी देर से आए हो। मैंने हंसते हुए पूछा कि तुम दोपहर में झाड़ू क्यों लगा रही हो? वो बोली कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी गंदगी हो गई थी। लेकिन शायद तभी उसे याद आया कि उन्हें दुपट्टा नहीं लिया हुआ है। वो तुरंत झाड़ू वहीं रखकर पीछे वाले कमरे में भाग गई और कुछ ही पलों में वो दुपट्टा लेकर बाहर आई। मुझे उस पल थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं अंदर गया और कुर्सी पर बैठ गया। वह भी मेरे सामने आकर बैठ गई और फिर हम दोनों पढ़ाई करने लगे। हमने अपनी किताबों में ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू किया। दोपहर में हम जब भी पढ़ाई करते थे, वो हमेशा कुछ नाश्ता बनाती थी और मुझे भी खिलाती थी। आज भी वो खाने के लिए पकड़िया लेकर आई थी। 5 बजे की तरफ वो बोली कि मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है, लेकिन बहुत आलस आ रहा है। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि मुझे बता दो क्या क्या लाना है, मैं ले आऊंगा। वो बोली कि नहीं, तुम नहीं ला सकते। फिर मैंने थोड़ा मजाक करते हुए कहा कि अरे, ऐसा क्या है जो मैं नहीं ला सकता? वो हंसते हुए बोली कि तुम रहने दो, मैं ही चली जाऊंगी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें आलस आ रहा है तो मैं तुम्हें गाड़ी से लेकर चलूंगा। तुम जल्दी से अपना सामान ले लेना और जल्दी से वापस घर लौट आएंगे। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा सोचने लगी और बोली कि चलो फिर ठीक है। शाम को 6 बजे मैंने अपनी बाइक निकाली और नीचे इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में प्रीति नीचे उतर कर आई। उसने चटक लाल रंग का एक पंजाबी सूट पहना हुआ था। मेरी नजर एक बार उस पर गई और टिकी ही रह गई। मैंने खुद को संभाला और गाड़ी चालू की। वो बैठने वाली ही थी। तभी मैंने उससे कहा कि प्रीति, अपना दुपट्टा संभाल के रखना। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और दोनों पैरों को इधर उधर करके बाइक पर बैठ गई। उसने हम दोनों के बीच में थोड़ा सा फासला रखा हुआ था। हमारे गांव के रास्तों पर बहुत गड्ढे हैं और मेरी बाइक भी पुरानी थी, इसलिए हमें बहुत झटके लग रहे थे। झटकों की वजह से कुछ ही देर में प्रीति ने अपना कोमल हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसके स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने अपना पूरा ध्यान बाइक चलाने पर केंद्रित रखा। हम बाजार पहुंचे और उसने जल्दी से अपना सामान खरीदना शुरू कर दिया। हमें वहां ज्यादा समय नहीं लगा और सामान खरीदने के बाद हम दोनों वापस घर लौटने लगे। लौटते समय भी वो पिछली सीट पर बच्चों की तरफ बैठी हुई थी, लेकिन अब हमारे बीच में दूरी थोड़ी कम हो गई थी। वो मुझसे इतना सटके बैठी हुई थी कि उसके शरीर का संपर्क मुझे अपनी पीठ पर महसूस हो रहा था। उसने अभी भी अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था, जिससे मेरे मन में अनगिनत विचार आने लगे थे, खराब रास्तों की वजह से। जब भी वो थोड़ा सा हिलती थी तो मैं उसके शरीर के धक्कों को महसूस कर पाता था और इससे मेरा मन गड़बड़ा नहीं लगा था। फिर भी मैंने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। कुछ ही देर में हम घर पहुंच गए। मैंने गाड़ी रोकी और उसे उतरने के लिए कहा, मुझे थैंक यू बोलकर वो सीढ़ियों से चढ़कर अपने घर चली गई।
मैंने घर पहुंचते ही खुद को उसके विचारों में खो दिया। मेरे मन में विचारों का तूफान था। मैं खुद से पूछ रहा था कि सुधीर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम जिसे दीदी कहते हो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? ये ठीक नहीं है। लेकिन दिमाग और शरीर दोनों पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। फिर भी मैंने अपने विचारों को दबाकर शांत रहने की कोशिश की। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं उसके घर गया। वो कुर्सी पर बैठी हुई थी और मुझे देखते ही उसने तेजी से अपनी ओढ़नी कंधे पर रख ली। ये उसकी आदत थी। जब मैं उसके साथ होता था तो वो हमेशा दुपट्टा ओढ़कर रखती थी, लेकिन जब वो अकेली होती थी तब वो दुपट्टे को किनारे रखकर बेफिक्र रहती थी। मैं अपनी जगह पर बैठ गया, पढ़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो मुझसे बोली कि मैंने कल तुमसे पोल्यूशन के ग्राफ के बारे में पूछा था, या आज तुम मुझे ग्राफ बनाना सिखाओगे? मैंने कहा हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा। मैं अपनी जगह से उठा और उसके पलंग के पास जाकर बैठ गया। वो ग्राफ बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार गलतियां कर रही थी। मैंने कहा, ये ऐसा नहीं है, पेंसिल इधर लाओ, मैं बनाकर दिखाता हूं। मैंने उसकी पेंसिल लेकर अपनी किताब पर ग्राफ बनाकर दिखाया। वह हैरान होकर बोली कि सुधीर, तुमने तो बहुत अच्छे से बनाया है। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मुझे नहीं बना। मैं हंसते हुए बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि थोड़ा अभ्यास करोगी तो तुम भी कर पाओगी। उसने फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे फिर नहीं बना। उसने थोड़ी निराशा के साथ मेरी तरफ देखा और बोली कि सुधीर, मुझे अच्छे से सिखा दो ना। उसकी आवाज में मिठास और चेहरे पर मासूमियत देखकर मुझे कुछ खास महसूस हुआ। मैं थोड़ा हंसते हुए बोला कि ठीक है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सिखाऊंगा। उसकी सहमति लेकर मैं उसके बाई तरफ पलंग पर बैठ गया। उसने दीवार के पास थोड़ा खिसक कर मुझे आराम से बैठने की जगह दे दी। मैंने उसके हाथ में पेंसिल दी और कहा कि अब तुम धीरे धीरे हाथ हिलाओ। उसने अपने हाथ को सही स्थिति में रखा और मैंने उसके हाथ को हल्का सा सहारा देकर पेंसिल चलाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं उसका हाथ चल रहा था, मेरी कोहनी उसके गले के नीचे वाले हिस्से को छू रही थी। मैंने कोशिश की कि ऐसा ना हो, लेकिन इसे टालना मुश्किल था। इस सब के बावजूद भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके स्पर्श का मेरे मन पर गहरा असर हो रहा था। मैंने कहा कि अगर हाथ खुला छोड़ दिया जाए तो आसान हो जाएगा। तभी पेंसिल का नोक टूट गया। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ हटाया और कहा कि थोड़ा रुको, मैं किचन से पानी पी कर आता हूं। मैंने किचन में जाकर ठंडा पानी पिया, लेकिन पानी पीने के बाद भी मेरे दिल की धड़कन शांत नहीं हुई। उसके हर कदम और हर हरकत का ख्याल मेरे मन में था। तभी कमरे से आवाज आई कि सुधीर, जल्दी से आओ, इतना समय क्यों लगा रहे हो? ये सुनकर मैं फिर से उसके पास गया। उसने एक नई पेंसिल ले ली और उसे अच्छी तरह से धारदार बना लिया। मैंने फिर से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और ग्राफ बनाने लगा। वो चुप थी, लेकिन उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से उसके चेहरे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? तुम्हें नींद आ रही है क्या? उसने चौंक कर आंखें खोलते हुए कहा कि सॉरी सुधीर, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। मैंने फिर से उसके हाथ को पकड़ा, लेकिन इस बार मेरा मन और भी अलग दिशा में भाग रहा था। मेरी उंगलियों ने उसकी उंगलियों को हल्का सा छू लिया और अनजाने में मैंने अपनी उंगलियां उसके बीच में गुधा दी है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे उससे लग रहा था कि उसे ये अनुभव अच्छा लग रहा है। उसकी सांसों की गति तेज हो गई और उसका हल्का सा थरथराना मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अब अपनी उंगलियों को घुमाना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट और अनजान आकर्षण दिख रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, सुधीर प्लीज ऐसा मत करो। उसके शब्दों में थोड़ी उलझन थी,
लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी भावना थी। तभी उसने मुझे अपने और करीब खींच लिया। उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में जो भावना थी उसने मुझे ना रुकने पर मजबूर कर दिया। उस पल हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए थे जैसे सारा अतीत पीछे छूट गया हो और हम केवल उसी पल में जी रहे हो। तभी मेरी नजर खिड़की की खुली छत पर पड़ी। मैंने धीरे से उससे कहा कि खिड़की खुली है, पहले इसे बंद कर लो। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली कि तुम्हें अभी भी खिड़की ही दिखाई दे रही है। उसकी आंखों में मुझे प्रेम दिख रहा था। बाहर तेजी से हवा बह रही थी, लेकिन उस कमरे में हमारे बीच भावनाओं का तूफान चल रहा था। कुछ समय बाद जब मैं होश में आया तो मुझे बहुत शर्म आने लगी थी। जो कुछ हुआ था उसने मेरा मन उलझा दिया था। प्रीति चुपचाप वहां से उठी और रसोई में भाग गई। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो भी थोर एक गड़बड़ में थी। मैं कुछ पल वही खड़ा रहा। मैंने खुद को संयमित करने की बहुत कोशिश की और बिना कुछ कहे अपनी किताब वही छोड़कर घर की तरफ भाग गया। जब मैं घर पहुंचा तो मां बाथरूम में कपड़े धो रही थी। नल का पानी पूरे घर में गूंज रहा था। मैं सीधे बेडरूम में गया। पलंग पर लेटते ही छत पर लगे घूमते पंखे को देखने लगा। पंखा जैसे गोल गोल घूम रहा था, वैसे ही मेरे विचार भी घूम रहे थे। मैंने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर दी और थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। कुछ घंटे बाद जब मैं जागा तो बाहर अंधेरा हो चुका था। मेरे मन में फिर से प्रीति के ख्याल आने लगे थे। उसे क्या महसूस हुआ होगा? क्या उसे बुरा लगा होगा? मैं हर चीज का दोष अपने ऊपर डाल रहा था। उसका मासूम चेहरा और शांत भाव बार बार मेरे मन में आने लगे थे। तभी मेरी मां की आवाज आई, बेटा और कितनी देर सोएगा, शाम हो गई है। मैं अचानक खड़बड़ाक उठा और अगले कमरे में आ गया। मां बोली कि क्या हो गया, तुम इतनी देर से क्यों सो रहे हो? कल रात में नींद नहीं आई थी क्या? मैंने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मां, कल रात अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए मैंने दिन में अच्छी नींद ले ली। अगले 2 दिन मैं प्रीति के घर नहीं गया और उसने भी मुझे नहीं बुलाया। पहले मैं जब भी उसके घर नहीं जाता था तो वह हमेशा मुझे बुला लेती थी, लेकिन इस बार वो चुप थी। ये सब मुझे बहुत खटक रहा था। मैं अपना ज्यादातर समय घर में ही बिता रहा था। मां ने एक बार पूछा कि क्या हुआ, 2 दिनों से तुम पढ़ाई करने के लिए प्रीति के पास नहीं जा रहे हो? मैंने बस किसी बहाने से उन्हें शांत किया। तीसरे दिन सुबह मैं बगीचे में पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। तभी अनजाने में मेरी नजर ऊपर वाले माले पर पड़ गई। प्रीति वही खड़ी थी और उसकी भी नजर मुझ पर थी, लेकिन मेरे देखते ही उसने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से देखा, वो अभी वही खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी नजर मुझ पर नहीं थी। तभी मेरी मां बाहर निकल आई और उनकी नजर प्रीति पर पड़ गई। वो प्रीति से बोली कि क्या बात है प्रीति, 2 दिन से पढ़ाई बंद है, ऐसा लगता है कि कोई समस्या है? प्रीति झिझक हुए बोली, नहीं आंटी, परीक्षा नजदीक है इसलिए पढ़ाई कर रही हूं। और सुधीर कहता है कि उसका सिर दर्द कर रहा है इसलिए वो नहीं आया। मां ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, क्या हुआ है तुझे? तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मैंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ मां, थोड़ा सिर दर्द कर रहा था, लेकिन अब ठीक है। फिर मैंने प्रीति की तरफ देखा और कहा, आज मैं पढ़ाई के लिए आऊंगा। उसने धीरे से कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी किताबें लेने के लिए बैग खोला तो मुझे ध्यान आया कि मेरी किताबें तो प्रीति के पास ही रह गई थी। इसलिए मैंने जानबूझकर एक ऐसी किताब उठाई जो ज्यादा काम की नहीं थी, उसे हाथ में लिया और प्रीति के घर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। प्रीति हमेशा की तरह अपने कंधे पर किताब रखकर पढ़ रही थी। मैंने उससे कोई बात नहीं की और सीधा कुर्सी पर बैठकर किताब खोलकर काफी ध्यान लगाने के बाद भी मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद मेरी सहन शक्ति का बांध टूट गया। मैं प्रीति की तरफ देखते हुए बोला कि प्रीति, लेकिन इतना कहकर मैं रुक गया। वो अभी भी अपनी पढ़ाई में मगन थी। मैंने फिर से उसका नाम लिया तो वो बोली, हाँ बोलो सुधीर, क्या बात है? मैं थोड़ा घबराते हुए बोला कि उस दिन जो भी हुआ
उसके लिए सॉरी प्रीति ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि कोई बात नहीं सुधीर, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो। जो होना था वो हो चुका है। अब सब भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। प्रीति की समझदारी ने मुझे बहुत हल्का महसूस कराया और इससे मुझे उसके प्रति और भी ज्यादा सम्मान महसूस हुआ। मैंने चुपचाप पढ़ाई शुरू की। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि सुधीर, तुम उस बात पर ज्यादा विचार मत करो, अगले महीने हमें परीक्षाएं देनी है। अब बस अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस बार हमें पास होना है। इसके बाद हम दोनों सच में मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। वो मेरी हर तरह से मदद करती थी और प्रोत्साहित भी करती रहती थी, लेकिन मेरे मन में उसके लिए भावनाएं बढ़ती ही जा रही थी। मुझे वो बहुत पसंद आने लगी थी। परीक्षा होने में 7 दिन बाकी रह गए थे। उस दिन मैं प्रीति के पास गया और अपने साथ एक गुलाब का फूल ले गया। पढ़ाई करते समय मैंने बहुत सोचा कि उसे ये फूल दूं या नहीं दूं। आखिरकार हिम्मत करके मैंने उसे गुलाब का फूल दे दिया। वो नीचे देख रही थी, लेकिन जब उसने मेरे हाथ में गुलाब देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए थैंक यू बोला और मेरे हाथ से फूल ले लिया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा कि रीति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं उम्र में तुमसे कुछ साल छोटा हूं, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो। प्रीति ने थोड़ी देर सोचा और शांत स्वर में कहा कि सुधीर, मैं भी तुम्हें पसंद करूं। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रहा था। मैंने खुशी से प्रीति को गले लगा लिया, लेकिन प्रीति तुरंत गंभीर हो गई और बोली कि सुधीर, हमें इस समय अपनी परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हमारी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद हमने और भी मेहनत से पढ़ाई की। हम दोनों ने परीक्षा दी और दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गए। कुछ दिनों बाद हमारे दोनों घरों में जॉइनिंग लेटर आया। हम दोनों के माँ बाप बहुत खुश थे। मेरे पापा ने मुझसे बोला कि प्रीति दीदी को थैंक यू बोल दे, अगर वो नहीं होती तो तू इतने अच्छे नंबरों से पास नहीं होता। तभी मेरी माँ ने हल्की सी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा कि वो दीदी नहीं है, प्रीति हमारे घर की होने वाली बहू है। सुधीर उसका होने वाला पति है। आप उसे दीदी क्यों बोल रहे हो? इतना कहकर हम दोनों के घर वाले हंसने लगे। मैं बाहर चला गया और प्रीति शर्मा के अंदर भाग गई और कुछ इस तरह हमारी खूबसूरत कहानी का नया अध्याय शुरू हुआ। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और है चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, एक बार रात के वक्त अनन्या अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। दोस्तों, उसी दौरान जो अनन्या के ससुर थे उसके कमरे की ओर से ही गुजर रहे थे और जो अनन्या का कमरा था वह हल्का सा दरवाजा खुला हुआ था। दोस्तों, अब उसी वक्त अनन्या के ससुर की नजर अनन्या पर पड़ जाती है। अब जो अनन्या के ससुर थे वहीं पर खड़े होकर अपनी बहू को घूरने लगते हैं। दोस्तों, और उसी वक्त जो अनन्या के ससुर थे वह अपना फोन निकालते हैं और वीडियो शूट कर लेते हैं। कुछ देर खड़े होकर वीडियो शूट करने के बाद अब जो अनन्या के ससुर थे वह अपने कमरे में चले जाते हैं और कमरे में जाकर वह उसी वीडियो को रात भर देखते हैं। दोस्तों, अब जो अनन्या के ससुर थे उनकी नीयत खराब हो गई थी अपनी बहू के प्रति। दोस्तों, अब इसी तरह से 4 से 5 दिन गुजरने के बाद एक दिन अनन्या के ससुर जाते हैं अपनी बहू के कमरे में और फिर अपनी बहू के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। दोस्तों, जब अनन्या इस चीज का विरोध करती है तो जो अनन्या के ससुर थे वो उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं करने दी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अब जो अनन्या थी वह परेशान हो जाती है और ना चाहते हुए भी वह अपने ससुर के साथ वह सब करने के लिए मजबूर हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की आप बीती कहानी है जो हम आपके साथ इस वीडियो के जरिए पेश कर रहे हैं। हमने प्राइवेसी के चलते इस वीडियो में कैरेक्टर के नाम बदल दिए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है
दिल्ली की एक कॉलोनी की उस कॉलोनी में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक लड़की रहा करती थी अनन्या। अनन्या उस घर की बहू थी और अनन्या को शादी किए हुए लगभग 4 महीने ही गुजरे थे। दोस्तों, अनन्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी और वह नौकरी किया करती थी। जहां अनन्या का ससुराल था उसी शहर में वह नौकरी भी किया करती थी। और दोस्तों, जो अनन्या का पति था जिसका नाम था ऋतिक, वह भी नौकरी किया करता था और वह भी अपने ही शहर में था। इसी तरह से धीरे धीरे जिंदगी सभी की कट रही थी अच्छी खासी। दोस्तों, अनन्या के ससुराल में अनन्या, उसके पति ऋतिक और अनन्या के ससुर थे। अनन्या की सास के 6 से 7 साल पहले ही मौत हो चुकी थी और उस परिवार में 3 ही लोग थे और एक नौकर था जो घर का सारा काम किया करता था। दोस्तों, अनन्या के ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो लोग अमीर लोग थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। और दोस्तों, जो अनन्या के ससुर थे उनका भी पहले जॉब था, लेकिन वह रिटायर हो चुके थे और रिटायर होने के बाद वह अपना सारा वक्त घर पे ही गुजारा करते थे। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अनन्या की शादी को लगभग 6 से 7 महीने का वक्त गुजर जाता है। दोस्तों, अब जो अनन्या के पति थे जिसका नाम था ऋतिक की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो जाती है। जब उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में होती है, इस बात से ऋतिक बहुत दुखी होता है क्योंकि अभी उसके शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। वह अपनी बीवी से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन दोस्तों, ऋतिक क्या कर सकता था। अगर नौकरी वह कर रहा है तो उसे तो नौकरी करनी ही पड़ेगी, चाहे उसे नौकरी कहीं भी करनी पड़े। दोस्तों, अब एक दिन जब ऋतिक ऑफिस से घर आता है तो शाम का वक्त था। अब उसके थोड़ी ही देर के बाद उसकी बीवी अनन्या भी घर आ जाती है। जब दोनों घर आते हैं तो फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद अनन्या चली जाती है किचन में, अपने पति और ससुर के लिए चाय बनाती है। दोस्तों, चाय बनाने के बाद अब जो अनन्या थी ससुर को चाय दे देती है और चली जाती है अपने पति के लिए चाय लेकर कमरे में। अब जब अनन्या कमरे में जाती है तो वह देखती है कि जो उसका पति है मायूस बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर उदासी है। अब अनन्या जाती है पति के पास और पूछती है कि आपको हो क्या गया है, आखिर आप इतने उदास क्यों हैं, ऑफिस में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है क्या। दोस्तों, अब जो ऋतिक था वह कहता है कि नहीं अनन्या, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है और मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा दूसरे शहर। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं। दोस्तों, इस बात से अनन्या भी बहुत उदास होती है और उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अनन्या भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहती थी। वह भी अपने पति से उतना ही प्यार करती थी जितना कि ऋतिक अपनी बीवी से करता था। लेकिन दोस्तों, अनन्या किसी तरह अपने आप को संभालती है और अपने पति को भी समझाती है और कहती है कि देखिए, ऐसे कैसे चलेगा। अगर नौकरी है तो वह तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप नौकरी पर नहीं जाओगे, काम नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अब जब अनन्या समझाती है अपने पति को तो उसका पति ऋतिक समझ जाता है। उसके बाद जो ऋतिक था अपनी बीवी के साथ चाय पीता है। उसके बाद अपना सारा सामान पैक करता है क्योंकि उसको अगले ही दिन दूसरे शहर के लिए निकलना था। दोस्तों, अब रात भर दोनों मियाँ बीवी मिलकर पैकिंग करते हैं। अब धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। जब अगला दिन निकलता है तो ऋतिक अपना सारा सामान लेता है, अपनी बीवी और अपने पापा से मिलता है। उसके बाद वह दूसरे शहर चला जाता है। दोस्तों, पति को विदा करते वक्त अनन्या के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अनन्या किसी तरह से सब्र करती है और अपने आप को समझाती है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। जो अनन्या थी वह भी अपने कामों में बिजी हो गई थी। वह अपने जॉब पर चली जाती, जब घर आती तो घर का काम वगैरह देखती, उसके बाद अपने पति से बातचीत करती। दोस्तों, दोनों की जिंदगी इसी तरह से कट रही थी। अनन्या अक्सर अपने पति से बातचीत किया करती थी, लेकिन दोस्तों, दोनों को ज्यादा वक्त नहीं मिलता था बात करने के लिए, क्योंकि दोनों सारा दिन अपने कामों में बिजी रहते थे और जब दोनों रात को घर आते थे तो दोनों थके हुए होते थे। इस वजह से ऋतिक भी अपनी बीवी से ज्यादा बात नहीं कर पाता था और ना ही अनन्या बात कर पाती थी। लेकिन दोस्तों, जो अनन्या थी उसको अपने पति की कमी बहुत महसूस होती थी। हर रात वह रो रो कर अपनी रातें गुजार देती थी। दोस्तों, अब इसी तरह से दोनों की जिंदगी आगे की ओर बढ़ रही थी। दोस्तों, अब इसी तरह
से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब एक दिन शाम के वक्त अनन्या अपने ऑफिस से घर आती है। जब वह घर आती है तो बहुत थकी हुई थी, अपने कमरे में जाती है और थोड़ा रेस्ट करती है। रेस्ट करने के बाद वह किचन में आती है, अपने ससुर के लिए और खुद के लिए खाना बनाती है। खाना वगैरह बनाने के बाद अनन्या अपने ससुर को खाना दे देती है और खुद भी खाना खाती है। खाना खाने के बाद अब अनन्या चली जाती है अपने कमरे में जाने के बाद अब अनन्या कपड़े चेंज करने लगती है, नाइट ड्रेस पहनने के लिए। दोस्तों, उस दौरान जो अनन्या के ससुर थे वह भी अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे। अब जैसे ही अनन्या के ससुर अपनी बहू के कमरे की ओर से गुजरते हैं, अनन्या के ससुर की नजर पड़ जाती है अनन्या के ऊपर। दोस्तों, जो अनन्या के कमरे का दरवाजा था वह थोड़ा खुला हुआ था। अब अनन्या के ससुर देख लेते हैं अनन्या को उस हालत में कपड़े बदलते हुए। दोस्तों, जो अनन्या के ससुर थे वहीं पर खड़े होकर अनन्या को देखने लगते हैं और अपना फोन निकालकर वह वीडियो शूट कर लेते हैं और उसके बाद चुपके से अनन्या के ससुर वहां से चले जाते हैं अपने कमरे में। दोस्तों, इधर जो अनन्या थी उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। वह कपड़े चेंज करती है और अपने कमरे में ही सो जाती है। दोस्तों, लेकिन जो अनन्या के ससुर थे उस रात उसको नींद नहीं आती है। सारी रात वो उसी वीडियो को देखते रहते हैं, अपने आप को वह रोक नहीं पाते हैं और उसी दिन से अनन्या के ससुर की नीयत खराब हो जाती है अपनी ही बहू के प्रति। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। जब अगला दिन निकलता है तो अनन्या सुबह सुबह तैयार होती है और निकलकर कहीं जा रही थी। अब उसी वक्त अनन्या के ससुर देख लेते हैं अनन्या को। अब वो अनन्या को रोकते हैं और कहते हैं कि बहू, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो। दोस्तों, जो अनन्या थी वह कहती है कि पापा, जरा मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है। तब जाकर अनन्या के ससुर पूछते हैं कि क्या काम है और कितने घंटों में आऊंगी और किसके साथ जा रही हो। दोस्तों, अनन्या कहती है कि पापा, मुझे थोड़ा काम है मेरी सहेलियों के साथ और मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। अब जो अनन्या के ससुर थे वो पूछते हैं कि जो तुम्हारा सहेली है या फिर दोस्त है वह लड़का है या लड़की है। दोस्तों, जो अनन्या थी वो कहती है कि पापा, आप ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं। आखिर मैं लड़कों से दोस्ती क्यों करूंगी, मेरी शादी हो गई है और मैं पति के रहते हुए लड़कों से दोस्ती क्यों करूंगी। दोस्तों, उसके बाद अनन्या के ससुर कहते हैं कि बहू, गुस्सा मत करो, दरअसल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा चल रहे हैं और तुम्हारा पति भी घर पर नहीं है, बस इसलिए मैं पूछ लिया, मेरी बातों का गुस्सा मत मानना। दोस्तों, जो अनन्या थी वो कहती है कि नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, आपका पूछना भी मुनासिब है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं 3 से 4 घंटों के बाद वापस घर आ जाऊंगी। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम को वक्त हो जाता है। अनन्या भी घर आ चुकी थी और सभी लोग खाना वगैरह खाते हैं रात का और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, जो अनन्या थी वह भी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन वह अपने कमरे का दरवाजा लगाना भूल गई थी और उधर जो अनन्या के ससुर थे वह भी अपने कमरे में थे। लेकिन दोस्तों, अनन्या के ससुर को नींद नहीं आ रही थी, वह उसी वीडियो को देख रहे थे जो वीडियो उसने शूट की थी अपनी बहू की। और वीडियो देखने के बाद अब उनको नींद ही नहीं आती है, वह सारी रात करवट ही बदलते रहते हैं। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे आधी रात हो जाती है। अब आधी रात जब होती है, अनन्या के ससुर अपने कमरे से निकलते हैं और दबे पांव अपनी बहू के कमरे में चले जाते हैं। बहू के कमरे में जाने के बाद वह अपने बहू के बेहद करीब आ जाते हैं और अपनी बहू के साथ वह छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान अनन्या की आंखें खुल जाती है और जब अपने सामने वह अपने ससुर को देखती है तो एकदम से चौंक जाती है और उठकर बैठ जाती है। अनन्या अपने ससुर से कहती है कि पापा, क्या हुआ, आप इतनी रात गए मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। दोस्तों, अब जो अनन्या के ससुर थे वो डर कर पीछे हट जाते हैं और वो एकदम से डर जाते हैं, लड़खड़ा लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद लड़खड़ाते हुए अनन्या के ससुर अनन्या से पूछते हैं कि दरअसल बेटा, मैं तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आया था, दरअसल तुम अच्छे से सो रही हो या नहीं, क्योंकि रात ज्यादा हो गई है और तुम अपने कमरे में अकेली सोती हूँ, बस इसीलिए देखने के लिए आया था। दोस्तों, अनन्या जब यह बात सुनती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और वो अपने ससुर से कहती है कि क्या पापा, आप भी एकदम सटक गए हैं,
क्या इतनी रात को भला कोई किसी की खैरियत पूछता है? मेरी नींद आपने खराब कर दी। दोस्तों, उसके बाद अनन्या कहती है कि पापा, मुझे डर नहीं लग रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप भी जाकर सो जाइए, आप इतनी रात तक क्यों जाग रहे हैं? दोस्तों, अब जो अनन्या के ससुर थे वह कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं भी सोने के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुमने दरवाजा भी लॉक नहीं किया था, कम से कम दरवाजा तो लॉक कर लेना चाहिए। दोस्तों, अनन्या कहती है कि दरअसल पापा, मैं बहुत थकी हुई थी और मैं शायद दरवाजा लॉक करना भूल गई। अब जब अनन्या इसके ससुर कमरे से बाहर निकलते हैं तो उस वक्त अनन्या फिर से दरवाजा लॉक करती है और उसके बाद सोती है। दोस्तों, अब इसी तरह से लगभग 2-3 दिन का वक्त और गुजर जाता है। अब एक दिन अनन्या किचन में खाना बना रही थी। अब जो अनन्या के ससुर थे वह अपने कमरे से बाहर आते हैं और जब किचन में अपनी बहू को देखते हैं तो पूछते हैं कि बहू, तुम आज ऑफिस नहीं गई? अनन्या कहती है कि जी नहीं पापा, आज मेरी छुट्टी है और इसलिए मैं किचन में खाना बना रही हूं, और आपको तो पता ही है कि जिस दिन मेरी छुट्टी होती है और मैं किचन में खाना बनाती हूं तो उस दिन मैं कुछ नया ट्राई करती हूं, कुछ नया डिश बनाती हूं। दोस्तों, अब इस बात पे अनन्या के ससुर कहते हैं कि हाँ बेटा, मुझे पता है और इसलिए आज मुझे फिर से कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। दोस्तों, जो अनन्या थी मुस्कुराती है और कहती है कि जी पापा, आज आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों, अब उसी वक्त जो अनन्या के ससुर थे अनन्या के ठीक पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी बहू से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा साइज क्या है? दोस्तों, अब इस बात से अनन्या एकदम से दंग रह जाती है और वो एकदम से हैरान भी हो जाती है। अब पीछे मुड़ के अपने पापा से कहती है कि आपने क्या कहा? दोस्तों, अब जो अनन्या के ससुर थे वह कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा तो पति ऋतिक घर पे है नहीं, और वह रहता तो तुम्हारा पूरा ख्याल रखता। वह अब जब तुम्हारा पति घर पे नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारा अंडरगारमेंट का साइज क्या है। दोस्तों, जब अनन्या अपने ससुर के मुंह से यह सारी बातें सुनती है तो वह उसी वक्त गुस्सा हो जाती है और अपने ससुर को डांटने लगती है और कहती है कि पापा, आपको हो क्या गया है? आप कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं? अगर मेरे पति ऋतिक यहाँ पर होते तब भी मैं उनको यह सब चीजें लाने को नहीं कहती, और मैं आपको क्यों कहूंगी? मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा मैं खुद जाकर मार्केट से ले सकती हूँ, मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो उसके ससुर थे वो बार बार जिद करने लगते हैं। अब जो अनन्या थी वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने ससुर से कहती है कि चुपचाप आप यहां से चले जाइए, वरना मुझसे बुढ़ कोई नहीं होगा। दोस्तों, अब जो अनन्या के ससुर थे वहां से चले जाते हैं और अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, अब जो इधर अनन्या थी उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। अब वह मन ही मन सोचने लगती है कि मेरे ससुर तो ऐसे पहले नहीं थे, इस घर में आए हुए मुझे 7 से 8 महीना का वक्त गुजर गया है, पता नहीं अब पापा को हो क्या गया है, वह मुझसे इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे लगभग दोपहर का वक्त हो जाता है। अब जो अनन्या थी वो अपना सारा कपड़ा वगैरह धोती है और वह चली जाती है छत पे कपड़ा सुखाने के लिए। दोस्तों, उस दौरान अनन्या के ससुर देख लेते हैं अनन्या को कपड़ा सुखाते हुए जाते। दोस्तों, अब जो अनन्या थी वह कपड़ा सुखाकर अपने कमरे में आ जाती है। अब उसके आते ही अनन्या के ससुर चले जाते हैं छत पर जाकर वह देखते हैं कि आखिर उसकी बहू अंडरमेंट्स कहाँ पर सुखाई है। अब उसके ससुर की नजर पड़ जाती है। दोस्तों, अब जो अनन्या के ससुर थे अनन्या के अंडरगारमेंट्स की साइज देख लेते हैं। उसे देखने के बाद अनन्या के ससुर दंग रह जाते हैं और वह मन ही मन सोचने लगते हैं कि अच्छा तो यह बात है, यह है इसका अंडरगारमेंट्स का साइज। दोस्तों, अब जो अनन्या इसके ससुर थे वह अपने घर से निकलते हैं, गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी में चले जाते हैं मार्केट जाकर वह ब्रांडेड कंपनी का अपनी बहू के लिए अंडरगारमेंट्स खरीदते हैं और घर लेकर आते हैं। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है। अनन्या अपने कमरे में सो रही थी और जो अनन्या के ससुर थे वो भी अपने कमरे में थे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी।
दोस्तों, अब आधी रात को अनन्या के ससुर आते हैं अपनी बहू के कमरे में। बहू के कमरे में आने के बाद वह बाहर से दरवाजा खटखटा है, क्योंकि उस दिन अनन्या दरवाजा बंद करके सोई हुई थी। दोस्तों, जब आधी रात को अनन्या आवाज सुनती है दरवाजे का तो एकदम से हैरान हो जाती है और वह सोचने लगती है कि आखिर इतनी रात को कौन आया है। दोस्तों, अब जैसे ही अनन्या दरवाजा खोलती है, अनन्या के ससुर उसके कमरे के अंदर आ जाते हैं और अपनी बहू से पूछते हैं कि बहू, तुम अभी तक सोई नहीं। अब अनन्या गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि क्या पापा, आप कैसी वाहिया सवाल कर रहे हैं? ऐसो ही तो रही हूं, आपने आकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया। दोस्तों, उसके बाद अनन्या अपने ससुर से पूछती है कि आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं? आखिर आप सोए क्यों नहीं? दोस्तों, अब जो अनन्या के ससुर थे वह कहते हैं कि बेटा, मेरी तो नींद चैन सब हराम हो गई है। मुझे ना नींद आती है ना ही सुकून है। दिल में बस मुझे हर वक्त यह मन करता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारे पास बैठूं। दोस्तों, जब यह बात अनन्या सुनती है तो वह और भड़क जाती है और कहती है कि पापा, आप चले जाइए और चुपचाप सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए, मुझे अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए निकलना है। लेकिन दोस्तों, जो अनन्या के ससुर थे वह नहीं मानते और कहते हैं कि अनन्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। दोस्तों, अब जो अनन्या के ससुर थे अंडरगारमेंट्स अनन्या को देते हैं और कहते हैं कि बहू, तुम मुझे यह पहनकर दिखाओ। दोस्तों, जब अनन्या वह देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अनन्या अपने ससुर को खूब भला बुरा कहती है। लेकिन दोस्तों, जो अनन्या के ससुर थे वह भी अपने जीत पर ही अड़े हुए थे। अब उसी वक्त वह भी अपनी बहू के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अनन्या थी वो साफ मना कर देती है और अपने पापा को ही या कि अपने ससुर को धक्का दे देती है और कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी बहू हूं, आपके बेटे की बीवी हूं और मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दे सकती, उसे कभी चीट नहीं कर सकती। और दोस्तों, उसके बाद अनन्या के ससुर कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ यह सारा काम करने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं तुम्हें वह सारी चीजें दूंगा जो तुम चाहती हो, मैं तुम्हें गाड़ी पैसा सब दूंगा। लेकिन दोस्तों, जो अनन्या थे वह साफ कह देती है कि मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दे सकती। दोस्तों, इस बात पे अनन्या के ससुर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसे तुम नहीं मानती हो तो मेरे पास और दूसरा तरीका है, अभी मैं अपने कमरे में जाता हूं और तुम्हारे फोन में एक वीडियो भेजता हूं। दोस्तों, इतना कहकर अनन्या के ससुर चले जाते हैं अपने कमरे में। अब जो इधर अनन्या थी वो बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर उसके ससुर कौन सा वीडियो भेजने वाले हैं। दोस्तों, अब थोड़ी ही देर के बाद अनन्या के फोन में एक वीडियो आता है। जब उस वीडियो को देखती है तो अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब अनन्या एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिर यह वीडियो कब उसने शूट किया। दोस्तों, अब उसके थोड़ी ही देर के बाद अनन्या के फोन में एक मैसेज भी आता है और उसके ससुर का ही मैसेज था। उसके ससुर मैसेज में कहते हैं कि अगर तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे में नहीं आती हो तो देखना, यह वीडियो मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। दोस्तों, उसके बाद तो अनन्या एकदम से डर जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगी। दोस्तों, ना चाहते हुए मजबूरन अनन्या चली जाती है अपने ससुर के कमरे में और फिर अपने ससुर के साथ वह सारा काम कर लेती है जो उसका ससुर चाहता था उससे। दोस्तों, जब एक बार ससुर बहू के साथ यह सब काम कर लेता है उसके बाद यह खेल रोजाना का शुरू हो गया था। अब हर रात ससुर बहू को अपने कमरे में बुला लिया करता और अपनी रातें रंगीन किया करता। दोस्तों, इस खेल को लगभग 1 हफ्ता से 10 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब 10 दिन के बाद एक दिन अचानक से अनन्या का पति ऋतिक अपने घर आता है। वह फोन किसी को नहीं करता है। ऋतिक चाहता था कि वह अपनी बीवी को सरप्राइज देगा, वो किसी को फोन नहीं करता है और चुपचाप अपने घर आता है। दोस्तों, जब ऋतिक घर आता है तो देखता है कि उसके घर के हॉल रूम में कोई नहीं है और ना ही किचन में कोई है। दोस्तों, अब चुपचाप ऋतिक चला जाता है अपने कमरे में। दोस्तों, अब जैसे ही ऋतिक अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, अपनी बीवी अनन्या और वह अपने पापा को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दोस्तों, अब जो ऋतिक था कमरे के अंदर जाता है और वह जोर से
चिल्लाता है अपनी बीवी की तरफ। दोस्तों, अब जो अनन्या थी अपने पति को देखकर तुरंत अपने आप को संभालती है, कपड़े पहनती है। उसके बाद जो अनन्या थी अपने पति के पास आ जाती है और उसके पैर पकड़कर रोने लगती है, गिड़गिड़ा है और अपने ससुर की सारी करतूतों के बारे में बताती है और वह वीडियोस भी दिखाती है। दोस्तों, उन सारी वीडियोस को देखने के बाद और नरगिस की बातों को सुनने के बाद अब जो ऋतिक था वह अपने पापा पर बहुत गुस्सा करता है और अपने पापा को बहुत ही भला बुरा कहता है। और उसी वक्त ऋतिक पुलिस को कॉल करता है। दो दोस्त तो ऋतिक पुलिस को फोन करके उसी वक्त अपने घर बुलाता है। अब लगभग आधे घंटे के बाद पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंचती है। जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है तो अनन्या सबसे पहले वीडियो दिखाती है और सारे कारनामे बताती है अपने ससुर की कि किस तरह से उसके ससुर ने उसे ब्लैकमेल किया और उसके साथ किस तरह का घिनौना काम किया। दोस्तों, सारी बातें सुनने के बाद अब पुलिस वाले अनन्या के ससुर को अरेस्ट करते हैं और थाने ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। यह कहानी आप लोग को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से कोई न कोई शिक्षा मिली होगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं नौकरी की तलाश में शहर आया था। तभी मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर रहने के लिए जिद की। उसने अपनी माँ की देखभाल करने को कहा और खुद आगे की पढ़ाई के लिए बैराने मुल्क चला गया। जैसे ही वो बाहर विदेश गया, उसकी माँ का मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर मुझे अपने कमरे में बुलाती थी। एक बार तो उसने झूठा बहाना बनाकर कहा कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस रात जब मैं उसके पास सो रहा था, अचानक वो मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी और तब आंटी ने कहा, मोहन, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी उम्र के लड़के इतने बड़े होते हैं। इतना कहते ही आंटी ने मुझे अपने बेड पर लिटा लिया और फिर मेरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम मोहन है। अभी अभी ही मैं नौकरी के लिए शहर आया था। मेरे शहर आने की खबर मैंने अपने दोस्त विकास को दी थी। विकास मेरा सोशल मीडिया पर दोस्त था। हमारी दोस्ती डिजिटल थी लेकिन बहुत गहरी थी। जैसे ही मैं शहर पहुंचा, विकास मुझे स्टेशन से लेने आया और वहां से सीधा अपने घर ले गया। विकास के घर पहुंचते ही मेरी नज़र एक खूबसूरत महिला पर पड़ी और मैंने उसे विकास की बहन समझ लिया। तभी विकास ने मेरी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, मोहन, अरे ये मेरी बहन नहीं है, ये तो मेरी माँ है। आंटी इतनी सुंदर और जवान दिखती थी कि मैंने उसे उसकी बहन समझ लिया था। आंटी किसी जवान लड़की जैसी लग रही थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मेरा भ्रम होना स्वाभाविक था। उस दिन विकास से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दोपहर के खाने के बाद मैं वहां से निकलने लगा क्योंकि मुझे अपने लिए रहने की व्यवस्था देखनी थी। मैंने कहा कि मुझे काम है और वहां से निकलने लगा। तभी विकास ने मुझे रोका। उसने कहा, मोहन, तुम हॉस्टल वगैरह क्यों ढूंढ रहे हो? जब तुम्हारा अपना घर है तो तुम्हें हॉस्टल में रहना सही नहीं लगता। तभी मैंने कहा, अपना घर? इस पर विकास बोला, मेरे दोस्त, इतनी जल्दी तुमने मुझे पराया कर दिया। अरे मैं शहरी हो सकता हूँ लेकिन मुझे भी दोस्ती निभानी आती है। देखो, इस घर में मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। यहाँ तुम आराम से एडजस्ट हो सकते हो। वैसे भी अब मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सालों के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो माँ की देखभाल के लिए उसे किसी की ज़रूरत होगी। मेरे विदेश जाने के बाद तुम ही मेरी तरह मेरी माँ की देखभाल करना। विकास की बात सुनकर मैं भावुक हो गया था क्योंकि उसने मुझे पराया नहीं समझा बल्कि अपनी तरह माना था। विकास की बात का समर्थन करते हुए उसकी माँ भी बोली, हाँ मोहन, विकास बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मेरा बेटा विदेश चला गया तो दूसरा बेटा मेरे पास नहीं रह सकता क्या? भगवान ने तुम्हें सही समय पर यहाँ भेजा है। इसका मतलब है कि भगवान की यही इच्छा थी कि तुम यहाँ मेरे साथ रहो। उनका आग्रह इतना बढ़ गया कि मैं उन्हें मना नहीं कर सका। 2 दिन बाद विकास विदेश जाने वाला था। उसके जाने के बाद मैं घर में आंटी के साथ अकेला रह गया। अपने घर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत नौकरी ढूंढ ली थी। 22 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई करने का विचार मैंने छोड़ दिया था और पैसे कमाने के लिए नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं, इसलिए मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया। शहर में मुझे एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई थी। इसके विपरीत विकास का भाग्य बहुत अच्छा था कि उसे 22 साल की उम्र में विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। खैर, किस्मत किसकी कैसी होती है, ये कहकर मैंने अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर दिया।
उस दिन के बाद से मैं विकास की माँ को अपनी माँ मानकर उनके साथ रहने लगा। लेकिन आंटी के मन में मेरे प्रति अनुचित भावनाएं थीं, जिस पर पहले मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे वो सब बातें मेरी नज़रों में आने लगी। आंटी शहर में नौकरी करती थीं। उस रात आंटी ने हम दोनों के लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाया था। वो बोली, मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया से तुम्हारी कुछ पसंद नापसंद के बारे में पता कर लिया है। तुमने अपनी बायो में लिखा है कि तुम्हें महाराष्ट्रियन फूड बहुत पसंद है ना। आंटी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी थी। उस रात जब हम खाना खा रहे थे, वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी थाली में एक रोटी रखी। खाना खत्म होने के बाद मैं आंटी की मदद करने लगा और डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाने लगा। मेरा काम देखकर आंटी बोली, तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़के हो। मैंने कई बार विकास के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है और तभी से मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक थी। तुम और विकास में बहुत फर्क है। विकास कभी भी घर के कामों में मदद नहीं करता, उल्टा वो घर का सामान इधर उधर फैलाने में एक्सपर्ट है। विकास के मजेदार किस्से सुनकर मैं हंसने लगा। हंसते हंसते आंटी अचानक शांत हो गई। मुझे लगा कि उसे विकास की याद आ रही होगी, इसलिए मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी अगर विकास की याद आ रही हो तो मैं उसे फोन कर देता हूँ। तुम इतनी उदास मत हो। तब आंटी ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, विकास हमेशा के लिए विदेश नहीं गया है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे अब उसकी याद में शांत नहीं बैठना, बल्कि मैं अचानक तुम्हारे ख्यालों में खो गई थी। आगे वो बोली, मैं सोच रही थी कि तुम कितने परफेक्ट हो। अगर तुम बार बार मुझे इस तरह इम्प्रेस करते रहोगे तो फिर मेरा क्या होगा। तुम मुझे बार बार इस तरह से इम्प्रेस मत किया करो, नहीं तो फिर मुझे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर आंटी मेरे हाथ से प्लेट्स लेकर किचन में चली गईं। कुछ समय तक मैं एक ही जगह पर इसी तरह खड़ा रहा। आंटी की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थीं। धीरे धीरे आंटी ने मेरे सामने अपनी सुंदरता का असर डालना शुरू कर दिया। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर योगा करती थी। जब मैंने उसे योगा करते देखा तो मुझे उसकी जवान दिखने का राज समझ आया। एक बार आंटी मुझे ऑफिस से जल्दी घर बुलाया था, क्योंकि उसे मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना था और वो चाहती थी कि मैं उन्हें लेकर जाऊं। उस दिन मैं दोपहर में आधा दिन की छुट्टी लेकर घर आया। घर पहुंचने के बाद मैंने बार बार बैल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद बैल भी नहीं बज रही थी। तब मैंने अपने पास रखी दूसरी चाबी से दरवाजे का ताला खोला और अंदर चला गया। हॉल में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे आंटी के कमरे से पानी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद घर के किसी कमरे से पानी चल रहा होगा, क्योंकि मुझे जल्दी घर बुलाकर भी आंटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। कौन जानता है कितनी देर से पानी बर्बाद हो रहा होगा और अब और पानी बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने उस पानी की आवाज़ की दिशा में जाना शुरू कर दिया। उस पानी की आवाज़ का अंदाज़ा लगाते हुए मैं एक कमरे के पास पहुंचा, जहां बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अंदर से दरवाज़ा खुला। सामने मैंने आंटी को खड़ा देखा, जो पूरी तरह भीगी हुई थी। उनके चेहरे पर गीले बालों से पानी की छोटी छोटी धाराएं गिर रही थीं। उसका वो मोहक रूप देखकर कुछ पल के लिए मैं वहीं खड़ा रह गया और उसकी ओर एक टक देखता रहा। आंटी की उस सुंदरता में इतना खो गया था कि मुझे होश ही नहीं रहा। जब मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, तब मैं होश में आया। मुझे समझ में आया कि आंटी ने मुझे सामने देखकर फिर से बाथरूम के अंदर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वहाँ से बाहर हॉल में आकर बैठ गया। कुछ समय बाद आंटी हॉल में आई और मुझसे बोली, मोहन तुम आ गए, आते ही मेरे कमरे में क्यों आ गए? तुम्हारे कमरे में पानी नहीं आता क्या? तब मैंने आंटी को बताया कि मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम अभी घर नहीं आई हो। मुझे नल के पानी की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे तक आ गया। इस पर वो बोली, अच्छा, कुछ समय पहले जो हुआ वो सब नज़र की गलती से हुआ। आज मैंने सैंडल घर में दरवाजे के पास रखी थी, इसलिए शायद तुम्हें ये ध्यान नहीं आया होगा कि मैं घर पर ही हूँ। जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। ऐसा कहकर आंटी अपने कमरे में चली गईं और मैं भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आ गया। कुछ समय बाद हम दोनों अपने अपने कमरों से तैयार होकर मार्केट जाने के लिए बाहर आए। आंटी बहुत साधारण कपड़ों में तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मैं किसी स्त्री को ऐसी सुंदरता देख रहा हूँ। उस समय भी मैं बार बार आंटी की ओर देख रहा था। वो मेरे पास आई और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मोहन, अरे तुम बार बार किस सोच में डूबे रहते हो? चलो अब जल्दी करो। आंटी की बात सुनकर मैंने खुद को फिर से होश में लाया और उनके साथ मार्केट के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो गाड़ी पर मेरे पीछे बैठी, उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मार्केट में जहाँ भी उन्हें जाना था, मैं उन्हें वहाँ लेकर जा रहा था।
घर लौटने के बाद आंटी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें परफेक्ट मैन का नाम पूरी तरह से सूट करता है, क्योंकि तुम सच में वैसे ही हो, बिल्कुल परफेक्ट। तुमने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। जहाँ जहाँ मुझे जाना था तुम मुझे वहाँ लेकर गए, जिससे मेरी शॉपिंग जल्दी खत्म हो गई। नहीं तो तुम्हारा दोस्त विकास मुझे एक दुकान पर छोड़ देता है और बाकी जगहों पर मुझे पैदल जाना पड़ता है, जबकि वो गाड़ी में बैठा रहता है। लेकिन तुमने तो सारे बैग्स उठाए और मुझे हर जगह गाड़ी पर बैठाकर ले गए, जिससे कि मेरा काफी समय बच गया। इसके बाद आंटी ने मेरी पीठ थपथपाने की बजाय मेरे गालों को प्यार से खींचा। ये सब बहुत सहजता से हुआ, लेकिन इसका मेरे मन पर गहरा असर होने लगा था। जिस तरह से उन्होंने मुझे शाबाशी दी, मैं उसी विचार में खोया एक जगह खड़ा रहा। इसी बीच आंटी नए सूट पहनकर मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, इसमें मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, इसमें तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, बस ड्रेस थोड़ा ढीला है। मेरा ऐसे कहने पर आंटी बोली, शायद पीछे की रिबन मैंने बांधी नहीं है। मोहन, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे रिबन बांधने में? और फिर मैं उनकी मदद करने लगा। जब मैं रिबन बांध रहा था तब कपड़े के बाहरी तरफ से सही, लेकिन मेरा उसे छूना हो रहा था। मैं बिना एक शब्द कहे आंटी के सारे काम कर रहा था। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो उसने नया सूट पहना हुआ था। जब वो अच्छे से तैयार होकर आई तो उनकी सुंदरता और भी ज्यादा निखर कर आ गई थी। उस दिन आंटी ने मुझसे कहा, कल तुमने दोपहर के वक्त मेरे लिए आधे दिन की छुट्टी ली थी, वैसे ही आज सुबह के कुछ घंटे आधे दिन की छुट्टी लो और मेरे साथ ऑफिस चलो। आंटी मुझे अपने ऑफिस क्यों ले जा रही थी ये उसने ठीक से नहीं बताया था। जब हम ऑफिस पहुंचे और उनके फ्लोर पर एंट्री की तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। आंटी का ये अजीब व्यवहार मुझे समझ नहीं आया था। उनके ऑफिस में कई कर्मचारी हमें अलग अलग नज़रों से देख रहे थे। वो दिखने में इतनी बूढ़ी भी नहीं थी, लेकिन वो वहाँ क्या कर रही थी ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे सिर्फ अपने फ्लोर पर नहीं बल्कि अपने बॉस के कैबिन में भी ले गईं। उनके बॉस हमें अजीब नज़रों से देख रहे थे। आंटी ने बॉस से मेरी पहचान कराते हुए कहा, ये मोहन है, मेरा मोहन। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा परिचय दिया। किसी लड़के का परिचय ऐसे कौन कराता है भला? बॉस से मिलाने के बाद आंटी मुझे बाहर लेकर आईं और मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। आंटी के ऑफिस में मैं उनसे कोई सवाल न कर सका। जब शाम को घर आया तो आंटी का व्यवहार थोड़ा अजीब था। घर आते ही आंटी ने मुझे गले लगाया और कहा, आज तुम मेरे साथ ऑफिस आकर मेरी बहुत बड़ी मदद की। आंटी मुझसे बात कर रही थी, तभी अचानक जोर से बिजली कड़की, जिसकी आवाज़ से आंटी डर गई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त उनकी वो गले लगाने की भावना कुछ अलग ही थी। जब बिजली की आवाज़ बंद हुई तो आंटी मुझसे दूर हो गई, लेकिन जाते जाते मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम जल्दी घर आ गए। देखो ना, तुम्हारे आने के कुछ देर बाद ही इतनी ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। आंटी मेरी ज़्यादा ही चिंता करने लगी थी और उसकी ये चिंता मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन साथ ही मुझे उन पर कुछ शक भी हो रहा था। उस वक्त आंटी दरवाजे पर खड़े होकर उत्सुकता से बारिश देख रही थीं, लेकिन बाहर जाने से डर रही थीं। उनके चेहरे से मुझे साफ दिखाई दे रहा था वो बारिश में भीगना चाहती थीं। तभी मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर कंपाउंड में ले गया। आंटी बारिश में भीगने से डर रही थीं, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बारिश का मजा लेने को कहा। बारिश का आनंद लेते हुए उनके चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर मैं भी बहुत खुश हो रहा था। आंटी के बारे में मेरे मन में क्या भावनाएं आ रही थीं ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। आंटी मानो किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह बारिश में भीगने लगी। वो बारिश में मस्ती करते हुए बार बार मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी और मेरा हाथ पकड़कर डांस करने की कोशिश कर रही थी। तब आंटी ने मुझसे कहा, मोहन तुम सच में बहुत अलग हो। आज तुम्हारे साथ पानी में भीगते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ और तुम मेरे हीरो हो। आंटी ने ये सब बातें बड़ी सहजता से कह दी, लेकिन मेरे मन पर इसका असर कुछ अलग ही तरह होने लगा था। घर में घुसते ही आंटी मेरे लिए तौलिया लेकर आईं और अपने हाथों से मेरे बाल पोंछने लगीं। तभी हमारी नज़रें मिलीं और आंटी मुझे बड़े ही प्यार से देख रही थीं। आंटी ने कहा, मोहन जिस तरह से तुम मेरे साथ बातें करते हो वो विकास ने कभी नहीं की। वो तो हमेशा अपने पढ़ाई में व्यस्त रहता था। वो बोल ही रही थी, तभी मैंने उनसे पूछा, आंटी तुमने अपने बॉस से मेरी पहचान मेरा मोहन कहकर क्यों करवाई थी? इसका मतलब क्या है? ये सुनते ही आंटी एकदम से चौंक गईं और वहाँ से चली गईं। लेकिन रात को सोने के समय आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो बोली, आज मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम आज मेरे साथ सो सकते हो? मदद के तौर पर मैं आंटी के कमरे में सोने के लिए तैयार हो गया। उस रात आंटी के कमरे में सोते वक्त मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे कमरे की जासूसी कर रहा हो। मेरी नज़रें कभी दरवाजे पर तो कभी खिड़की पर जा रही थीं। सोने से पहले मैंने आंटी की तरफ देखा तो वो मुझे जागती हुई दिखाई दी।
आंटी ने कहा, मोहन तुम अभी तक सोए नहीं। मैंने जवाब दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस कमरे की जासूसी कर रहा है। इस पर आंटी ने कहा, मुझे भी तब से ऐसा ही लग रहा है, इसलिए मैं भी नहीं सो पाई। शायद ये हमारा भ्रम हो। ये कहकर आंटी ने मुझ पर हाथ रखकर सोने की कोशिश की। कुछ समय बाद ही अचानक कमरे की लाइट जल गई और किसी ने माँ की आवाज़ लगाई। इस आवाज़ से मेरी और आंटी की नींद खुल गई। उठकर देखा तो विकास सामने खड़ा था। वो हमें देख रहा था और अपनी माँ से बोला, माँ तुम ये क्या कर रही हो? मोहन मेरा दोस्त है। इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। मुझे तो अब तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने विकास से कहा, विकास तुम बेवजह ऐसा मत सोचो। आंटी को डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाया था। लेकिन जिस तरह से आंटी ने मुझ पर हाथ रखा था, उसे देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। विकास अपनी माँ पर अनुचित बातें कहने लगा। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो अचानक घर नहीं आया था, बल्कि ये उसका कोई प्लान था। मैंने विकास से कहा, विकास इस छोटी सी बात पर तुम आंटी पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम जरूर किसी और गुस्से का इजहार कर रहे हो। और मुझे ये बताओ, तुम तो विदेश गए थे, फिर अचानक घर कैसे आ गए? इस पर विकास ने कहा, मैं विदेश नहीं जा सका क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। माँ से पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए मैं अपने चाचा से कुछ पैसे लेने गया था। मैंने माँ को ये नहीं बताया था कि मैं चाचा के पास गया हूँ। उस दिन जब मैं चाचा के पास पैसे लेने गया तो उन्होंने मुझे माँ के बारे में कुछ बातें बताईं जिन पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मेरे चाचा ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ का किसी गैर मर्द के साथ गलत संबंध है। मैंने उनकी बातों पर यकीन किया क्योंकि उनके कहने पर शक ना करने की कोई वजह नहीं थी। मेरे पिताजी के ना होते हुए भी माँ इतनी सजी धजी रहती थी, लेकिन ये किसके लिए? इस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन चाचा ने मेरी आंखें खोल दी। तभी मैंने प्लान बनाया कि मैं माँ पर नजर रखूंगा। उस दौरान तुम भी शहर आने वाले थे। मेरे प्लान के अनुसार मैंने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ और तुमसे माँ के साथ रहने की जिद की। मुझे पता था कि मेरी माँ का बुरा असर तुम पर भी पड़ने लगेगा। तुम दोनों के बीच जो चल रहा था वो मुझे समझ आ गया। मोहन, मैं तुमसे इसका दोषी नहीं मानता। असली गलती मेरी माँ की है। इसकी नीयत खराब है, तुम तो बस उसकी बातों में आ गए होगे। जब विकास शांत हुआ, फिर मैंने उससे कहा, तुमने अपनी माँ पर आरोप लगाया, खुश हो गई अब तुम, या और कुछ बाकी है? बाकी हो तो वो भी कह लो, क्योंकि आगे तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तब मैंने कहा, विकास तुमने हम पर नजर रखी, लेकिन जो तुमने देखना चाहिए था वो तुमने देखा ही नहीं। वो मुझे अपने ऑफिस इसलिए ले गई थी क्योंकि उसका नया बॉस उस पर नजर रख रहा था और उसके सामने ये दिखाना था कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसका जवान बेटा भी है। बॉस को बेटे का डर दिखाने के लिए वो मुझे ऑफिस ले गई थी। और अभी भी जब वो मुझ पर हाथ रखकर सो रही थी तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेरे और तुम्हारे बीच कोई फर्क नहीं करती। अगर तुम दूसरों की बातें सुनने के बजाय अपनी माँ को समझने की कोशिश करते तो तुम्हारे मुंह से माँ के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं निकलते। कुछ ही दिनों में मुझे ये भी समझ में आ गया कि आंटी घर में रहते हुए भी अकेली थी, जबकि उनका जवान बेटा उनके साथ था। उन्होंने तुम्हारे कारण दूसरी शादी नहीं की, वो तुम्हारे लिए ही जीती रही। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर माँ की देखभाल की जिम्मेदारी आई तो तुमने माँ पर ध्यान देने के बजाय खुद की दुनिया में खो गए और लोगों की बातें सुनकर माँ पर अविश्वास जताया। मैं बात कर ही रहा था कि आंटी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मोहन तुम्हारे पास जो समझदारी है शायद वो विकास में नहीं है, क्योंकि मैंने इसे कभी किसी चीज के लिए मेहनत करने नहीं दी। मैंने उसे हर चीज समय पर दी, लेकिन आज मेरे बेटे ने मेरे प्यार का बदला मुझ पर अविश्वास करके चुकाया। फिर मैंने कहा, विकास तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया ताकि हमारे बीच दूरी पैदा हो सके। तुम्हारे चाचा चाची से मदद मांगने से पहले मैं तुम्हारे चाचा के पास तुम्हारे पिता की संपत्ति का हिस्सा मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी देने से मना कर दिया। तब मैंने उन्हें धमकी दी थी कि मैं उन्हें अदालत में खींचूंगी। मैं जो तुम्हारे चाचा से तुम्हारे पिता का हक मांगने गई थी वो सिर्फ तुम्हारे लिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छाओं को मारना नहीं चाहती थी। मुझे भी तुम्हें बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाओगे। आज तुमने अपनी माँ के प्यार का यही सिला दिया बेटे। ऐसा कहकर आंटी रोने लगी। आंटी की बात सुनकर विकास की समझ वापस आ गई। वो दूसरों की बातों में आकर अपनी माँ पर विश्वास नहीं कर रहा था और उसने आंटी और मुझ पर भी गलत शक किया। जब विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रोते हुए आंटी से माफ़ी मांगी। वो एक माँ थी, इसलिए उसने तुरंत अपने बेटे को माफ़ कर दिया। माफ़ी मांगने के बाद वो मुझे अपने घर पर रहने के लिए आग्रह करने लगा, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं रह सकता था क्योंकि उस माँ बेटे को अपने रिश्ते को सुधारने के लिए समय की ज़रूरत थी। विकास को अपनी माँ की ईमानदारी और उसके लिए किए जा रहे उसके संघर्ष को देखने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की मेहनत की कोई समझ नहीं थी। मैंने बचपन से अपने घर की गरीबी देखी थी
और तभी से मैंने छोटे मोटे काम किए थे। दोस्तों, आजकल माता पिता बच्चों की सभी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देते हैं और बच्चे उसकी आदत डाल लेते हैं। अगर कभी माता पिता बच्चों की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो बच्चे तुरंत नाराज हो जाते हैं और उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं। इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए हर बार बच्चों को सभी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उन्हें नहीं शब्द का भी सामना करने देना चाहिए। बच्चों को ये समझना चाहिए कि माता पिता दिन रात उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तभी उन्हें रिश्ते, प्यार और पैसों की असली कीमत समझ आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।